Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for MD CAT session. आज के इस लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 18 है जो कि यूएचएस के कंटेंट्स में शामिल है। तो चलिए लेक्चर के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कोर्स कंटेंट जो कि यूएचएस के सिलेबस में शामिल हैं उनको अगर डिस्कस करें तो उसमें दो बेसिक कंटेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हमें स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis की डिटेल डिस्कशन करनी है, और दूसरा मेन कंटेंट हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो कि हमारी बुक में दिया गया है, उसके हार्मोन्स को डिस्कस करना है, जिसमें एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो नेक्स्ट बोर्ड पे चलिए, कंपैरिजन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के लिए। जैसा कि कोर्स कंटेंट का जो पहला हिस्सा है गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, हम ये जानते हैं कि ह्यूमन के केस में दो किस्म के गैमीट्स बनते हैं, जिसमें से एक स्पर्म है और दूसरा एग है। स्पर्म इन केस ऑफ मेल फॉर्मेशन होती है और एग जो है वो फीमेल में बनता है। तो एग और स्पर्म की फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis कहा जाता है। अगर हम डिटेल डिस्कशन से पहले कुछ की पॉइंट्स जो कि कंपैरिजन में मौजूद हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के, उनको डिस्कस करें तो पहले नंबर पे प्रोसेस में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में जो प्रोसेस है, फर्स्ट वन इज देयर लोकेशन। लोकेशन में स्पर्मेटोजेनेसिस एंटायरली टेस्टिस में होती है और oogenesis जो है मोस्टली इन ओवरीज। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने इसको एंटायरली इन टेस्टिस कहा, कंप्लीट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस में ये प्रोसेस परफॉर्म होता है, मैच्योर स्पर्म बनने के बाद टेस्टिस में से निकलता है। उसके मुकाबले में जो oogenesis है इसकी कंप्लीशन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन होती है। अगर फर्टिलाइजेशन के बाद इसकी कंप्लीशन होती है तो इसका मतलब यह हुआ कि फर्टिलाइजेशन क्योंकि ओविडक्ट में जाके होती है, सो सेकेंडरी ओसाइट की मियोसिस 2 जाके कंप्लीट होगी ओविडक्ट में। तो इसका मतलब यह हुआ कि ओवरीज की बजाय कुछ पार्ट मियोसिस 2 का जो कंप्लीशन है वो कहां पे जाके होगी, ओविडक्ट में। तो हम कह सकते हैं दैट इज मोस्टली इन ओवरीज। दूसरा पॉइंट देखिए, दैट इज मियोटिक डिवीजन्स। अब मियोटिक डिवीजन्स जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में अनइंटरप्टेड रहती हैं, थ्रू आउट द लाइफ रहती हैं, और इस प्रोसेस में किसी किस्म की कोई इंटरप्शन नहीं आती। कंटिन्यूअस मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के ऑल फेसेस कंप्लीट हो जाते हैं। उसके मुकाबले में oogenesis में देखें तो इसके लिए हमने वर्ड लिखा अरेस्टेड। मैंने पहले पॉइंट में भी ये डिस्कस किया कि अरेस्टेड कहां पे होता है, एट मेटाफेज 2, यानी कि मियोसिस 2 का जो मेटाफेज है वहां पे जाके रुक जाती है oogenesis। कब तक रुकी रहेगी, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी तो वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फर्टिलाइज्ड ओवम की फॉर्मेशन हो जाएगी। तीसरे पॉइंट को देखिए तो दैट इज जर्म लाइन एपिथेलियम। प्रोसेस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें जर्म लाइन एपिथेलियम ही इन्वॉल्व होती है। अब जर्म लाइन एपिथेलियम एक्चुअली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है, जिसमें से जर्म लाइन एपिथेलियम के सेल्स डिवाइड करते हैं माइटोसिस के जरिए और उनसे बनते हैं स्पर्मेटोगोनियम, एंड दीज स्पर्मेटोगोनियम्स आर एबल टू डिवाइड, और उसकी डिवीजन के जरिए स्पर्मेटोगोनियम की तादाद बढ़ती रहती है। जैसे ही स्पर्मेटोगोनियम की डिफरेंशिएशन होती है तो उससे बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जर्मिनल एपिथेलियम अपनी इंटैक्ट रहती है, उसकी डिवीजन से जो सेल्स बनते हैं वो स्पर्मेटोगोनियम बना रहे होते हैं, इसलिए यह प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यूअस रहेगा और जर्म लाइन एपिथेलियम कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व रहेगी। उसके मुकाबले में जब हम जर्म लाइन एपिथेलियम oogenesis में कहते हैं तो दैट इज नॉट इन्वॉल्व। यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि oogenesis के केस में क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ द फॉलिकल्स जो कि प्राइमरी फॉलिकल्स की फॉर्मेशन है, या जिसको हम
ओगोनियम का नाम देते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बिफोर द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के प्रोसेस यानी कि बर्थ से पहले सारे सेल्स डिफरेंशिएट हो चुके होते हैं। यहां पे सेल्स की डिफरेंशिएशन कब होनी है? जिस वक्त जर्म लाइन एपिथेलियम से डिवाइड करके स्पर्मेटोगोनिया बने थे। लेकिन oogenesis के केस में सारे सेल्स पहले ही अपनी कंडीशन जो है उसको कंफर्म कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ ओगोनियम, यानी कि उनकी फर्दर डिवीजन से वो इंक्रीज नहीं हो रहे। इस केस में जर्म लाइन एपिथेलियम जो है वो मौजूद रहती है। तो ये पॉइंट क्लियर कर लें। In case of spermatogenesis, germline epithelium will remain intact, but in case of oogenesis, germline epithelium जो है before the birth वो अपने आप को oogoनियम बना चुके होते हैं। In case of spermatogenesis, जो number of gametes हैं, these are millions per day। ये बात हमारी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि आप एमडी कैट के साथ नम्स की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो नम्स में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ गैमीट्स स्पर्मेटोजेनेसिस में या oogenesis में कितने बनते हैं। ये प्रोसेस क्योंकि कंटिन्यूस होता है और मिलियंस पर डे, अगर मैं इसको और ज्यादा स्पेसिफाई करूं तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं पर इजैकुलेशन। तो ये कंटिन्यूस रहता है और मैनी मिलियंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। उसके मुकाबले में oogenesis देखिए तो ये लिमिटेड है। पहले ही जैसे मैंने कहा कि ये सेल्स जो हैं वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके होते हैं, तो वो डिसाइडेड सेल्स में से एक मंथली एक्टिविटी के जरिए एक ओवम जो है वो बनता रहता है और अप्रोक्सीमेटली एक वुमेन की लाइफ में, एक हेल्दी वुमेन, फर्टाइल वुमेन की लाइफ में 400 पर लाइफ, यहां पे देखिए मैंने कहा 400 मिलियन पर इजैकुलेशन और यहां पे सिर्फ 400 पर लाइफ इन अ हेल्दी वुमेन। सेकंड पॉइंट देखिए, गैमीट्स पर जर्म सेल। जो जर्म सेल है उससे एक से कितने बनेंगे? तो एक्चुअली इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोगोनियम कंसीडर किया जाता है जर्म सेल। उसकी डिफरेंशिएशन के जरिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है एंड देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड एंड स्पर्म। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली गैमीट के केस में जब गैमीट पर सेल कहते हैं तो एक गैमीट से, जो एक जर्म सेल से 4 गैमीट बन सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। लेकिन इन केस ऑफ oogenesis ओनली 1 गैमीट इज फॉर्म्ड। क्यों? इस केस में कोई पोलर बॉडी नहीं बनती। यहां पे जो एक सेल था उससे मियोसिस 1 हुई तो 2 सेल बन जाएंगे और उन दोनों सेल्स की मियोसिस 2 होगी तो 4 सेल्स बन जाएंगे। तो एक सेल से कितने बन गए? 4 सेल। लेकिन यहां पे भी मियोसिस ही होती है तो एक क्यों बनता है? इस वजह से कि जब एक सेल की मियोसिस 1 हुई तो उससे एक तो सेकेंडरी oocyte बन गया, दूसरी बन गई पोलर बॉडी जो कि रिड्यूस इन साइज रह गई, और फिर मियोसिस 2 हुई तो फिर से पोलर बॉडी बन गई। तो इस सूरत में 3 पोलर बॉडीज बन जाती हैं और एक सेकेंडरी oocyte बनता है, जिस वजह से हम कहते हैं दैट इज 1 गैमीट पर जर्म सेल। साइज ऑफ गैमीट देखिए, स्पर्म के केस में साइज ऑफ गैमीट दैट इज स्मॉलर। क्यों स्मॉलर होता है? क्योंकि स्पर्म अपना डिफरेंशिएशन के वक्त जब स्पर्मेटेड से स्पर्म बनता है तो वो अपना साइटोप्लाज्म रिड्यूस कर देता है, अपने साइज को चेंज कर लेता है और अपनी शेप को भी चेंज कर लेता है, क्योंकि इसको किसी किस्म की कोई नरिशमेंट नहीं करनी। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? अपना जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए इनके केस में, स्पर्म के केस में साइज जो है वो क्या हो जाता है? स्मॉलर हो जाता है। लेकिन एग का जो साइज है दैट इज लार्जर। और शायद आपको याद हो कि नॉर्मली एग का साइज जो है वो लार्जर होता है। क्यों लार्जर होता है? क्योंकि डेवलपमेंट के दौरान जो नरिशमेंट प्रोवाइड करनी होती है दैट इज प्रेजेंट इन द एग सेल। अब ह्यूमन के केस में क्योंकि प्लेसेंटा बन जाता है तो अर्लियर केस में जो एग सेल है वो
अर्लियर स्टेजेस पे, जिस वक्त अभी प्लेसेंटा डेवलपमेंट नहीं हुई, तो उस वक्त ड्यूरिंग द ट्रांसफर टुवर्ड्स द प्लेसेंटल प्लेस यानी कि यूट्रस की तरफ, तो जब ओवरी से निकला, ओविडक्ट के अंदर ट्रेवल किया, तो ट्रैवलिंग के दौरान भी तो उसे एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए वो अपने सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूदा न्यूट्रिएंट को ही यूज करता है, तो इस वजह से इसका साइज लार्जर होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का साइज स्मॉलर होता है। टाइमिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस पे आइए, तो बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कब शुरू होता है? एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे जो है स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस यानी कि स्पर्म बनने के लिए टेस्टोस्टेरोन रिक्वायर्ड होता है। तो क्या टेस्टोस्टेरोन प्यूबर्टी पे प्रोड्यूस होता है? तो आंसर है नहीं। टेस्टोस्टेरोन बर्थ के बाद जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और जो टेस्टोस्टेरोन प्यूबर्टी से पहले प्रोड्यूस हो रहा होता है उसका एक्चुअल फंक्शन क्या है? दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और प्यूबर्टी के बाद जब प्रोड्यूस होगा तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलपमेंट एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो ये प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्म सेल्स बनते हैं, इट डजंट मीन कि टेस्टोस्टेरोन भी उसी वक्त बनता है। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा बात कि प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्म की फॉर्मेशन, इससे पहले जर्मलाइन एपिथेलियम मौजूद थी, इंटैक्ट थी। जैसे ही प्यूबर्टी आई तो जर्मलाइन एपिथेलियम के सेल्स माइटोसिस के जरिए डिवाइड करना शुरू किए, उनसे बनना शुरू हो गए स्पर्मेटोगोनियम, और स्पर्मेटोगोनियम दो तरह के हो गए, एक टाइप ए, एक टाइप बी। टाइप ए फर्दर डिवाइड करते रहेंगे और उनसे दोबारा स्पर्मेटोगोनियम ही बनते रहेंगे, लेकिन जो टाइप बी है वो डिफरेंशिएट होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना देंगे ताकि वो मियोसिस में जा सके। इस प्रोसेस को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। दूसरी बात पे आइए, ओजेनेसिस। तो ओजेनेसिस के केस में जैसे मैंने कहा कि फीमेल जो है वो अपनी बर्थ से पहले ही अपने सेल्स को डिफाइन कर लेती हैं कि किन्होंने एग बनाना है, तो इसलिए हम कहते हैं दैट इज ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। तो फीटस की डेवलपमेंट के दौरान बर्थ से पहले ही ये डिसाइड कर चुकी होंगी, लेकिन यहां पे डिसाइडेड नहीं होगा, जर्मलाइन एपिथेलियम मौजूद होगी, उससे जितने मर्जी स्पर्म जो है वो बनाते रहे। दूसरा पॉइंट देखिए, दैट इज गैमीट फॉर्मेशन। अब क्योंकि इसमें जर्मलाइन एपिथेलियम इंटैक्ट है, बैंक जो है वो मौजूद है, रिजर्व ऑफ द सेल्स मौजूद है, इसलिए ये प्रोसेस कंटिन्यूअस रहेगा। हां, यहां पे ये जरूर फर्क आएगा कि नंबर ऑफ स्पर्म सेल्स ज्यादा या कम हो सकते हैं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। वो इनफर्टिलिटी के दौरान नंबर ऑफ स्पर्म सेल्स खत्म भी हो सकते हैं बनना, लेकिन वो एक डिजीज केस है। नॉर्मल केस में ये कंटिन्यूअस रहेगा टिल डेथ। तीसरा पॉइंट देखिए, गैमीट रिलीज। अब अगर प्रोडक्शन कंटिन्यूअस हो रही है तो रिलीज भी तो किसी भी टाइम पे किया जा सकता ना, लेकिन इसके केस में प्रोडक्शन ही मंथली हो रही है, तो इसलिए रिलीज हर टाइम पे नहीं किया जा सकता, दैट इज वंस इन अ मंथ। एक मंथ में यूजुअली एक एग प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन रेयरली ये देखा जाता है कि 1 मंथ में एक से ज्यादा एग प्रोड्यूस हो सकते हैं, जिस वजह से जो प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग है, फ्रेटर्नल ऑफस्प्रिंग जो है या फ्रेटर्नल ट्विंस की प्रोडक्शन देखी जाती है अगर एक से ज्यादा एग प्रोड्यूस हो जाए। तीसरा पॉइंट इसमें टाइमिंग में देखिए, तो एंड ऑफ प्रोसेस, जैसे मैंने कहा दैट इज टिल डेथ, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर ह्यूमन मेल जो है नॉर्मल है, हेल्दी है, तो उसमें लाइफ लॉन्ग रहेगा, लेकिन जो क्वांटिटी ऑफ स्पर्म है, जो क्वालिटी ऑफ सीमन है, वो मोर और लेस फ्लक्चुएट हो सकती है। उसके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, उसमें जो हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, उसमें जो उसकी नरिशमेंट है उसका, और मुख्तलिफ चीजों का रोल हो सकता है, इवन के स्ट्रेस का भी रोल है। तो ये लाइफ लॉन्ग है, कम या ज्यादा हो सकते हैं नंबर ऑफ स्पर्म। इसमें स्टॉप हो जाती है, ठीक है, जैसे फीमेल बूढ़ी हो जाती है तो यहां पे स्टॉप एट मेनोपॉज। तो इस प्रोसेस को ऐसा टाइम जिस वक्त फीमेल के केस में
फर्दर एग प्रोडक्शन रुक जाए तो उस प्रोसेस को कहा जाता है मेनोपॉज। और लास्ट पॉइंट देखिए, दोनों के केस में कौन से मेन हार्मोन्स होते हैं? तो मेन हार्मोन्स में हम कहते हैं इन केस ऑफ मेल ICSH, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है। और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहां पे ये भी बात याद रखिए, ICSH वही हार्मोन है जिसको हम फीमेल में LH कहते हैं। तो दो नाम रखे जाते हैं मेल के केस में अकॉर्डिंग टू इट्स टारगेट साइट इसकी, क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल है इसलिए हम इसको कह देते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इन केस ऑफ द सेकंड हार्मोन FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और तीसरा हार्मोन आता है टेस्टोस्टेरोन। अब फीमेल के केस में देखें तो 4 हार्मोन डिस्कस किए गए, FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन है, LH जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, यहां पे उसी को नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और यहां पे उसको नाम देते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजेशन करता है यानी कि ओव्यूलेशन का सबब बनता है। और लास्ट पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरोन। अब ये एक कंपैरिजन हमने देखा इन टर्म ऑफ कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स मैंने इसलिए लिखे कि किसी भी पॉइंट पे आपको जो एमसीक्यू पूछा जाता है तो आप विद रेफरेंस टू कीवर्ड उसको आंसर कर सके, क्योंकि अब हमारा डिटेल्ड पेपर तो नहीं होना, पेपर होना है एमसीक्यूज बेस्ड। एमसीक्यूज में सिंगल वर्ड ऑप्शन होनी है, और सिंगल वर्ड ऑप्शन जो है वो सुटेबल ऑप्शंस में इस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए, 100% ये वर्ड नहीं होते लेकिन इस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, और आप अपने एमसीक्यू की जो लाइन है, जो उसका क्वेश्चन है, उसको पढ़ के तो आसानी से आंसर कर सकते हैं अगर आप कीवर्ड जानते हैं। इन दोनों प्रोसेस की डिटेल के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसे प्रीवियसली हमने दोनों स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के कीवर्ड्स देखे, तो यहां पे मैंने स्टार्ट में उन्हीं कुछ कीवर्ड्स को मेंशन किया कि ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, ऑलमोस्ट 14 to 16 इयर्स पे यूजुअली आजकल जो है वो ह्यूमन मेल जो है वो प्यूबर्टी में आ जाता है, थ्रू आउट द लाइफ टिल डेथ प्रोड्यूस होता रहता है, मिलियंस पर डे, ये भी हमने बात पहले कर दी है। और इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जब आप टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं जिनको नाम दिया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग है उसको नाम दिया जाता है जर्म लाइन एपिथेलियम, और उसी से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। अगर आप इस प्रोसेस को इस फ्लो चार्ट के केस में देखें तो स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे स्टार्ट होती है जर्मिनल एपिथेलियम से, जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स में माइटोसिस आती है, माइटोसिस की वजह से स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं, और स्पर्मेटोगोनियम सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। जैसे मैंने जिक्र किया कि ये दो तरह के होते हैं, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए उनको इसलिए कहा जाता है कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो जाते हैं इंक्रीज इन नंबर करने के लिए, और जो टाइप बी है दे आर एबल टू डिफरेंशिएट या स्पेशलाइज्ड, ऐसे सेल्स जो कि स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, उनको नाम दिया जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मैं दोहराता हूं इस बात को, स्पर्मेटोगोनियम जो है कुछ उसमें से डिवाइड करके नंबर इंक्रीज करते रहेंगे, तो इतने ज्यादा स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए माइटोसिस का प्रोसेस बहुत दफा होना जरूरी है। तो जैसे ही माइटोसिस की वजह से स्पर्मेटोगोनियम की तादाद बहुत बढ़ जाएगी तो स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाए। यहां पे एक और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसी के रेफरेंस से, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर हम इसको
समझें, जो कि अलग से एमसीक्यूज की बेस पे पूछा जा सकता है, कि जर्मिनल एपिथेलियम सेल जो है, जर्म लाइन सेल्स हैं, इनके अंदर भी ये डिप्लॉयड होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये 23 पेयर्स होते हैं। हर सेल में ह्यूमन के केस में इतने ही क्रोमोसोम होते हैं। जब स्पर्मेटोगोनियम बना तो माइटोसिस हुई। आफ्टर द माइटोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम, यानी कि स्पर्मेटोगोनियम में भी डिप्लॉयड रहेगा, यानी कि 23 पेयर्स रहेंगे। अगर मैं एक पेयर को 23 पेयर में से एक पेयर को यहां पे बनाना चाहूं तो ये एक्चुअली इस सूरत में मौजूद होंगे। ये हम शो क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो है 23 पेयर है, मैंने उसमें से एक पेयर बनाया ताकि यह समझा जा सके कि आगे जाके नंबर ऑफ क्रोमोसोम या डीएनए के कंटेंट्स जो है वो कैसे रिड्यूस होते हैं। तो जब हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आके फिर से क्या हुई है, डिफरेंशिएशन। अगर यहां भी डिफरेंशिएशन है, स्पेशलाइजेशन है, सेल्स डिवाइड नहीं किया, तो इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहेंगे, दैट विल इन टर्म ऑफ डिप्लॉयड और 23 पेयर। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब स्पर्मेटोगोनियम और स्पर्मेटोसाइट में फर्क ही ये है, स्पर्मेटोगोनियम इज ऑलवेज एबल टू डिवाइड बाय माइटोसिस। अगर स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड करेगा तो वो माइटोसिस से ही करेगा, और स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करेगा तो मियोसिस के जरिए करेगा। यहां पे याद रखिएगा, स्पर्मेटोगोनियम ने अगर डिवाइड किया, अगर डिवाइड नहीं किया, डिफरेंशिएट हो गया है, तो स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। और स्पर्मेटोसाइट कभी माइटोसिस से डिवाइड नहीं करता, उसके लिए रिक्वायर्ड क्या होती है, मियोसिस। और मियोसिस के दो फर्दर फेजेस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। जिस वक्त दो बनेंगे तो मियोसिस 1 के बारे में हम जानते हैं, ये क्या है, रिडक्शन डिवीजन है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो रिडक्शन डिवीजन की वजह से इनके केस में एक क्रोमोसोम पेयर में से एक के पास आ जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे के पास आ जाएगा। ठीक है, एक पेयर में से एक, तो 23 पेयर में से 23 इसके पास आ जाएंगे और 23 उसके पास चले जाएंगे। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटेड बनेंगे तो मियोसिस का सेकंड फेज, जिसको हम मियोसिस 2 कहते हैं, ये होगा मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली सेम एज माइटोसिस। प्रोसेस के लिहाज से माइटोसिस की तरह होता है ये भी। अब जैसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटेड बने, तो क्योंकि मियोसिस 2 माइटोसिस जैसी है, तो यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम तकरीबन सेम रहेंगे, लेकिन फर्क क्या आएगा कि इसके जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो सिंगल सिस्टर क्रोमेटिड में बदल जाएंगे। तो अब सिंगल सिस्टर क्रोमेटिड विल बिहेव एज अ क्रोमोसोम। अगर आपको सेल साइकिल याद हो तो उसमें जब आप एनाफेज पढ़ रहे थे तो मेटाफेज के दौरान, मेटाफेज और एनाफेज में माइटोसिस में आपने पढ़ा कि क्रोमेटिड विल बिहेव एज अ क्रोमोसोम। जब वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो वो एक क्रोमोसोम के तौर पर, यानी कि इसके पास भी एक क्रोमोसोम आया इस पेयर में से, तो 23 एक्चुअली इस तरह के होंगे, 23 क्रोमेटिड इसके पास होंगे, 23 इसके पास, एंड सो ऑन। अब स्पर्मेटेड बनने तक, स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटेड बनने तक का प्रोसेस एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन जिस वक्त हम स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ या मैच्योर स्पर्म बनाना चाहते हैं तो दैट इज एक्चुअली डिफरेंशिएशन, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। अगेन जो मैंने ये वर्ड बोला, स्पर्मियोजेनेसिस इज स्पर्मेटेड टू स्पर्म फॉर्मेशन। ये भी हमारी टेक्स्ट बुक में शामिल नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि नम्स के पेपर में भी आपने अपेयर होना होता है, तो उसमें यह बात पूछी जा सकती है कि स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। यहां पे भी डिवीजन नहीं होती। अब
अगर आप इसका ब्रीफ स्केच देखें तो इन केस ऑफ स्पर्मेटोगोनियम टू स्पर्मेटोजोआ बनने तक क्या हुआ है, मियोसिस हुई है, और उसके साथ साथ दो प्लेसेस पर क्या हुई है, डिफरेंशिएशन। तो एक्चुअली एक स्पर्मेटोगोनियम से एक ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना क्योंकि डिफरेंशिएशन हुई थी। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने वो कितने हो गए, दो, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बने तो कितने हो गए, चार, और स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बने तो ये भी डिफरेंशिएशन है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले सेल जो है वो कैसा था, ऑलमोस्ट स्फेरिकल, और जैसे ही स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म बना तो सेल की शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। कैसे, हेड बन गया जिसके पास एक्रोसोमल रीजन है, न्यूक्लियस है, ताकि फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व हो सके। दूसरा उसका मिड पीस है जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स एग, और लास्ट पे फ्लैजिला जो है प्रोटीन कंटेंट्स हैं जो कि उसकी मोटिलिटी को मेंटेन करते हैं। तो यहां पे स्पर्मेटिड से स्पर्म तक जो चेंजेस आई हैं वो क्या क्या है, स्पर्मेटिड से स्पर्म में साइज चेंज हो गया है, शेप चेंज हो गई है, और उसके साथ साथ नॉन मोटाइल से मोटाइल हो गया। जो फर्क नहीं आया वो क्या क्या है, इनका जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं हुए क्योंकि डिफरेंशिएशन हुई है ना, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये भी हैप्लॉइड रहेगा उसी सूरत में जैसे स्पर्मेटिड्स थे। तो इस केस में हमने ये फ्लो चार्ट में ये एक छोटी सी बात आप देखिए, दैट इज 1:2:4 लिखा मैंने। ये एक्चुअली किसे डिस्कस कर रहा है, इसी रेशियो को, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते वक्त 1:2 है, और जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बने हैं तो दैट इज 2:4। तो यहां पे 1:2:4 का वर्ड जो है हम मेंशन कर सकते हैं की पॉइंट के तौर पर, ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनने तक ये प्रोसेस जो है 1:2:4 के साथ होता है। इसी क्वेश्चन को इन रिवर्स ऑर्डर भी पूछा जा सकता है ड्यूरिंग एमसीक्यू। मतलब कैसे, ये कहा जा सकता है कि स्पर्मेटिड को बनाने के लिए, दो स्पर्मेटिड बनने के लिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगे, तो एक्चुअली एक होगा। अगर चार बनाने के लिए कितने होंगे, दो होंगे। तो अपर से लोअर ऑर्डर की तरफ या लोअर से अपर ऑर्डर की तरफ, दोनों सूरतों में एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो आपको ये रेशियो याद रखनी है कि अगर अपर से लोअर साइड पे आ रहा है तो डबल हो रहा है, 1 से 2 और 2 से 4, और अगर लोअर ऑर्डर से अपर की तरफ जा रहा है, मतलब स्पर्मेटिड से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरफ जा रहा है, तो हाफ हो रहा है नंबर, 4 से 2 और 2 से 1। तो इस सूरत में इस रेशियो से हम इस बात को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक और बात, अगर आप इन क्रोमोसोम के रेफरेंस से देखें तो अमाउंट ऑफ डीएनए की भी बात की जा सकती है एक स्कीमेटिक वे में, कि अगर आप इस स्कीमेटिक डायग्राम को दुरुस्त समझें, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की आपने स्कीम बनाई है उसके अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ डीएनए कितनी रहती है। तो अगर मैं डीएनए के रेफरेंस से लिखूं तो इन केस ऑफ स्पर्मेटोगोनियम अगर हम 100% डीएनए कंसीडर करें तो जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा देयर इज नो चेंज इन क्रोमोसोम, तो यहां पे भी डीएनए कितना रहेगा, 100%। लेकिन जब मियोसिस 1 हुई है, रिडक्शन हुई है, आधे क्रोमोसोम इधर आ गए हैं, आधे इधर आ गए हैं, तो इसका मतलब डीएनए भी कितना हो जाएगा, 50%। लेकिन जिस वक्त सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बने हैं उस दौरानिए में क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रहा है, लेकिन जो डीएनए है वो पहले के मुकाबले में हाफ हो गया। ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे कि डीएनए हाफ हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्यों सेम रहे हैं, बिकॉज a sister chromatid will behave as a chromosome in the spermatids। तो यहां पे जो डीएनए है इसके मुकाबले में 50% हो जाएगा और इसके मुकाबले में
25%। तो अगर ये कहा जाए कि स्पर्मेटिड का डीएनए एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितना हो गया है, तो दैट इज एक्चुअली 50%। स्पर्मेटिड का डीएनए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के रेफरेंस से कितना हुआ है, तो 50% हुआ है। लेकिन स्पर्मेटिड का डीएनए विद रेफरेंस टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितना हो गया, 25% या 1/4 रिड्यूस हो गया। लेकिन अगर स्पर्मेटिड से स्पर्म की तरफ आएंगे तो अमाउंट ऑफ डीएनए फिर से सेम रहेगी, यानी कि अगर 25% यहां थी तो यहां भी 25% ही रहेगी। यहां पर डीएनए के नेचर में या डीएनए की अमाउंट में कोई फर्क नहीं आएगा। ये बात जानने के बाद हम एक और पॉइंट की तरफ आते हैं, दैट इज द हार्मोनल कंट्रोल। ये हार्मोनल कंट्रोल एग्जैक्टली हमारे इस चैप्टर में तो नहीं दिया गया, लेकिन क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन का चैप्टर पढ़ चुके हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमने ये जिक्र किया था कि वहां पे गोनेड्स के हार्मोन्स होते हैं। तो जब गोनेड्स में टेस्टिस और ओवरीज का जिक्र करते हैं तो वहां पे यही दो मेन प्रोसेस है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस मेन प्रोसेस हैं तो जो गोनेड्स पे इन्वॉल्व हार्मोन हैं वो भी स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस में डिस्कस करना जरूरी हो जाएंगे। तो अगर हम इन हार्मोन्स की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो कि हमने कोऑर्डिनेशन के चैप्टर से ही ली, यहां पे इसको डिटेल नहीं डिस्कस की गई, तो आपको विद रेफरेंस टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम या स्पर्मेटोजेनेसिस प्रीवियस चैप्टर का रेफरेंस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यू शुड लिंक बोथ चैप्टर्स, या कहीं पे भी आपके बुक के अंदर अगर किसी एक पॉइंट को दूसरी जगह पे लिंक किया गया है तो आपको उसको लिंक करना आना चाहिए ताकि एमसीक्यू का आंसर कर सके। पहला हार्मोन देखिए, तो दैट इज एक्चुअली एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका नाम तो यह है कि ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है इन केस ऑफ फीमेल, लेकिन ये मेल में भी मौजूद होता है क्योंकि ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को जो कि हमारे गोनेड्स पर अटैक करते हैं उनको नाम दिया जाता है गोनाडोट्रोपिन्स। और एफएसएच और आईसीएसएच, इसके बारे में हमने जब केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ा था तो इसके लिए कहा था बोथ हैव सेम या कॉमन रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम हाइपोथैलेमस। एफएसएच के फंक्शन देखिए, तो पहला फंक्शन जो परफॉर्म करता है ये, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। जिस वक्त जर्मिनल एपिथेलियम को डेवलप करेगा टेस्टिस के केस में, क्यों जर्मिनल एपिथेलियम को डेवलप क्यों कर रहा है, ताकि उन एपिथेलियम के सेल से स्पर्मेटोगोनियम बने और फिर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए। यहां पे भी इसका काम स्टिमुलेशन ही है। वहां पे ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता था फीमेल्स के केस में, और मेल के केस में ये जर्मिनल एपिथेलियम को स्टिमुलेट करता है और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। डायरेक्टली स्पर्म प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इसने स्टिमुलेट किया है तो अल्टीमेटली इसका भी स्पर्म प्रोडक्शन में एक रोल होगा इनडायरेक्ट। दूसरे नंबर पे देखिए, तो आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम फीमेल के केस में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं। दोनों सेम हार्मोन है, लेकिन आईसीएसएच इन केस ऑफ मेल कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स टारगेट साइज, नेम ऑफ द टारगेट साइज। ये टारगेट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स को। इंटरस्टिशियल सेल्स होते कहां पे हैं? दीज आर बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान में सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, या इन्हीं सेल्स को दूसरा नाम दिया जाता है लीडिंग सेल्स। ये सेल्स जो हैं वो स्टिमुलेट करते हैं किसको? फॉर द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करेंगे इंटरस्टिशियल सेल, और इस प्रोडक्शन की वजह से अल्टीमेटली क्या बनेगा? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जितना ज्यादा होगा उतना स्पर्म की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये स्टिमुलेट करेंगे प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। जब तीसरा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन आएगा ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ आईसीएसएच, तो ये क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन
फीटस के दौरान, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि स्पर्म प्रोडक्शन तो प्यूबर्टी पे आकर स्टार्ट हुई, लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्यूबर्टी पे नहीं आएगा, वो फीटल स्टेज पर ही बनना शुरू हो जाएगा। तो फीटस में ये क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो जिस वक्त डेवलपमेंट होनी है सेक्स ऑर्गन की, तो उसके लिए फीटस में जो कि हार्मोन होगा वो टेस्टोस्टेरोन अपना काम करेगा। इन केस ऑफ अडल्ट स्टेज एट प्यूबर्टी, ये हार्मोन क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट करेगा, जिसमें से कॉमन कैरेक्टर कौन कौन से हैं, दाढ़ी का आ जाना, आवाज का भारी हो जाना, और उसके साथ साथ स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाना। तो ये डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन करते हैं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, और उसके साथ साथ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये इसका बुनियादी रोल है। तो ये हमने कुछ हार्मोन जो हैं वो जिक्र किया जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान अपना रोल प्ले करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को कंपेयर डिटेल डिस्कशन के लिए, कंपैरिजन में oogenesis को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। oogenesis का जो प्रोसेस है, इसके भी उसी तरह से मैंने कुछ की पॉइंट लिखे जो कि हमने उस टेबल में भी पहले जो लेक्चर के आगाज पे टेबल बनाया था उसमें थे, जैसे कि स्टार्ट बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ये स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सेल्स की जो डिफाइन होना है सेल ने कि किन्होंने वो गोनियम बनाने हैं, वो बर्थ से पहले ही डिसाइड हो चुके हैं। ओव्यूलेशन जो है वो स्टार्ट होगी किस वक्त, एट प्यूबर्टी। तो ओव्यूलेशन का प्रोसेस जो है वो प्यूबर्टी पे होगा, उससे पहले नहीं। जैसे स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो प्यूबर्टी पे है, इन द सेम मैनर ओव्यूलेशन, एग प्रोडक्शन भी प्यूबर्टी पे है, ये सिमिलैरिटी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट एट प्यूबर्टी, और इसको नाम दिया जाता है मिनार्की, स्पेशल टर्म है मिनार्की, दैट इज स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि फीमेल के केस में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसको नाम दिया जाएगा मिनार्की। ये सिर्फ एक स्टार्ट किया जाता है प्रोसेस को, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट किया जाएगा मिनार्की। इसको स्टॉप किया जाता है लेटर एज ऑलमोस्ट 40s और अर्ली 50s, यानी कि 40 और 50 साल की एज के दरमियान। ये भी बात हमारी बुक में मेंशन नहीं है, ये मिनार्की का वर्ड भी मेंशन नहीं, लेकिन आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर अदर एंट्री टेस्ट जो कि आपने देने हैं उसके लिए ये बताया गया कि मिनार्की हो सकती है। और मेनोपॉज, मेनोपॉज का बुक में हमारे जिक्र है कि ऐसी स्टेज जिस वक्त फीमेल के केस में एग की प्रोडक्शन रुक जाए उसको नाम दिया जाएगा मेनोपॉज, और वो लेटर 40s में ऑलमोस्ट 45 साल की एज हम इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन ये फ्लक्चुएट हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इस वजह से हमने 10 इयर्स का गैप रखा कि 40 से 50 साल की एज ऑन एवरेज इसमें एग प्रोडक्शन जो है वो रुक जाती है। ये एक पीरियोडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, मंथली एक्टिविटी है जैसे हमने पहले कहा, और इसमें रेशियो 1:1 रहती है। इस रेशियो को जानने के लिए हम अगर बने हुए चार्ट को देखें जो कि oogenesis को एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसमें जो पहला सेल होता है दैट इज ओगोनियम। अब यहां पे जर्म लाइन एपिथेलियम नहीं है क्योंकि उसके सेल्स पहले से ही डिफाइन हो चुके थे, और ओगोनियम में से हर मंथ में चंद एक सेल जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से स्टिमुलेट होंगे और साइक्लिक एक्टिविटी में आ जाएंगे। एक ही नहीं आएगा, चंद एक आएंगे, और उनमें से एक सिलेक्ट होगा एज अ प्राइमरी oocyte फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एक जो ओगोनियम है वो डिफरेंशिएशन में आया, स्पेशलाइज हुआ टू फॉर्म प्राइमरी oocyte। अब ये जो प्राइमरी oocyte है इसकी मियोसिस 1 हुई, जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं, ये रिडक्शन डिवीजन है, तो मियोसिस 1 की वजह से क्या बना, सेकेंडरी oocyte। यहां तक का प्रोसेस प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte तक का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ कंपेरेबल है, लेकिन डिफरेंस आ गया एक, क्या कि एट द टाइम ऑफ मियोसिस 1 जो सेल्स बने हैं उसमें से एक क्या बन गई है, पोलर बॉडी।
वहां पे पोलर बॉडी का कॉन्सेप्ट नहीं था, यहां पे साइज में रिड्यूस हो गई। ये एक्चुअली कंपटीशन है, जिसके पास बेटर नरिशमेंट है, बेटर न्यूट्रिएंट है, वो आगे डेवलप करेगी और दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। स्पर्म में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्पर्म को तो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड ही नहीं थे ना कि नेक्स्ट लेवल तक वो लेके जाए, इनको रिक्वायर्ड थे। तो यहां पे पहले तो पोलर बॉडी बन गई, फिर सेकेंडरी ओसाइट की जब मियोसिस 2 हुई, तो यहां पे भी स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ इसका डिफरेंस है कि मियोसिस 2 जो है वो ब्लॉक हो जाती है एट मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 पे ब्लॉक हो जाएगी। कब तक ब्लॉक रहेगी, जब तक उस सेकेंडरी ओसाइट की फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती। इसी वजह से हम इसको डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस भी कहते हैं या अरेस्टेड मियोसिस का नाम भी दिया जाता है। सेकेंडरी ओसाइट से जब मियोसिस 2 हो जाएगी तो उसकी वजह से एक ओवम बनेगा और 3 पोलर बॉडीज। अब यहां पे भी याद रखिए कि इस जो सेकेंडरी ओसाइट था उससे तो ओवम और एक पोलर बॉडी बनी, लेकिन यहां पे जो एक पोलर बॉडी पहले बनी थी, फर्स्ट पोलर बॉडी, उसकी भी मियोसिस 2 होगी। सेल तो है ना, वो आगे फंक्शनल ना हो एक बनाने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन वो सेल जरूर है, ऐसा नहीं है कि वो सेल नहीं है। तो सेल है तो उसकी मियोसिस 2 होगी, इसलिए एक ओवम होगा और 3 पोलर बॉडी हो जाएंगे। तो यहां पे भी प्राइमरी ओसाइट से सेल 4 ही बने हैं, लेकिन फंक्शनल उसमें से कितने हुए हैं, 1। तो इस वजह से इस केस में हम कहेंगे दैट इज 1, यहां पे भी 1 फंक्शनल रहेगा और यहां पे भी 1 फंक्शनल रहेगा। सो हम कह सकते हैं दैट इज रेशियो ऑफ 1:1। तो ये पॉइंट जो हमने लिखा, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ कंपेयर किया जा सकता है। 1:2:4 था, यहां पे 1:1 है। एक और बात यहां पे जो इंपॉर्टेंट है, हम उसी कंपैरिजन में यहां पे भी क्रोमोसोम को लिख सकते हैं और यहां पे क्रोमोसोम उसी तादाद में रहेंगे, उसी पैटर्न में रहेंगे जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में थे। कैसे, ये देखिए, अगर हम यूं कहें कि ये 2 क्रोमोसोम थे, 23 पेयर्स हैं, उसमें से एक पेयर को हमने यहां पे भी स्कीमेटिक तौर पर ड्रॉ किया, उसमें से जो एक क्रोमोसोम है इस सेल में आ गया और एक क्रोमोसोम पोलर बॉडी के पास आ गया। फिर जो एक क्रोमेटिड इधर आ गया और एक पोलर बॉडी के पास आ गया, और इधर से भी एक इसके पास और एक इसके पास। तो मतलब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम रहे, अमाउंट ऑफ डीएनए भी उसी सूरत में रहेगी जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में जिक्र किया। तो यहां पे oogenesis के दौरान एक दफा डिफरेंशिएशन हुई है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान 2 दफा डिफरेंशिएशन हुई थी। यहां पे अब ओवम को अपनी शेप चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पे स्पर्म को शेप चेंज करना थी स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के लिए। ठीक है, अगर हम अपने कॉन्सेप्ट को रिव्यू करें तो उसके लिए हम एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। oogenesis में से ये सवाल है, मियोसिस 2 इज कंप्लीटेड एट डैश ड्यूरिंग oogenesis। किस स्टेज पे, किस जगह पे, प्लेस का नाम जो है वो ऑप्शन में देखिए दिए गए, ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस और सर्विक्स। अब यहां पे हम आमतौर पर समझते हैं कि ये ओवरी में होगा, जो कि गलत है। मैंने जब पहले लेक्चर के स्टार्ट में जो चार्ट बनाया की पॉइंट्स में, उसमें मैंने कहा था दैट अकर्स मोस्टली इन ओवरी। मोस्टली इन ओवरी का लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस 2 पे आके ब्लॉक हो जाता है और उसके बाद ओव्यूलेशन हो जाती है। जैसे ही ओव्यूलेशन होती है तो उसके बाद ओविडक्ट में आ जाता है, जिसको हम फ्लैपियन ट्यूब भी कहते हैं। अब ओविडक्ट के अंदर जो सेकेंडरी ओसाइट है वो ट्रैवल कर रहा होता है। अगर प्रॉक्सिमल पार्ट पे फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म अवेलेबल हो तो राइट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ब्लॉकेज खत्म हो जाती है
और ओवम बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मियोसिस 2 की कंप्लीशन कहां जाके हुई है, कंडीशनल थी, इफ फर्टिलाइजेशन अकर दैट विल बी कंप्लीटेड इन द ओविडक्ट। तो इसका मतलब मियोसिस 2 कंप्लीट कहां पे हुई, दैट विल बी इन द ओविडक्ट। सेकेंड एमसीक्यू देखिए जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस से है। इन स्पर्मेटोजेनेसिस रिजल्ट्स ऑफ मियोसिस 2 इज, तो मियोसिस 2 का रिजल्ट क्या होगा स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझना चाहें, अल्फा ऑप्शन में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दिया, बीटा में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, चार्ली स्पर्मेटेड एंड डेल्टा स्पर्मेटोजोआ। तो इस स्कीम के अंदर जो हमने फ्लो चार्ट बनाया उसके अंदर ये चारों वर्ड जो है वो मेंशन है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की मियोसिस 1 होगी तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की मियोसिस 2 होगी तो स्पर्मेटेड बनेगा, और स्पर्मेटेड की डिफरेंशिएशन से स्पर्मेटोजोआ बनेगा। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है कि रिजल्ट ऑफ मियोसिस 2, अगर आप यहां पे डायग्राम में देखें तो मियोसिस 2 के रिजल्ट में इमीडिएट रिजल्ट स्पर्मेटेड है और स्पर्मेटोजोआ भी रिजल्ट है। अब दोनों ऑप्शन में से मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या होगा, दैट विल बी स्पर्मेटिड्स। क्यों, क्योंकि ये इमीडिएट रिजल्ट है ना, स्पर्मेटोजोआ जो है वो उसके बाद बना है। तो हमें इन दोनों में से मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जो है वो चूज करना होगा, दैट इज स्पर्मेटिड, दैट इज इमीडिएट रिजल्ट। अपने नेक्स्ट लेक्चर के पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, जो रिप्रोडक्शन के टॉपिक में सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक था दैट वाज मेंस्ट्रुअल साइकिल और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। हमारे सिलेबस के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। इसके हार्मोनल फ्लक्चुएशंस या हार्मोनल कंट्रोल का जिक्र हमने मोस्ट इंपॉर्टेंटली करना है, जिसमें एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन किस तरह से इस साइकिल को कंट्रोल करते हैं। अगर हम एक स्कीमेटिक वे में देखें तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये एक साइक्लिक एक्टिविटी है फॉर एग प्रोडक्शन। ये हमने पहले डिस्कस किया वो जेनेसिस में कि एग जो है वो मंथली प्रोड्यूस होता है, ऑलमोस्ट 28 डेज का ये साइकिल होता है, जिस वजह से हम इसको नाम देते हैं साइक्लिक एक्टिविटी। इसकी अगर साइड देखें तो ये ओवरी में होता है, वो हिस्सा इसका जो कि ओवरी में हो रहा होता है उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ओवेरियन साइकिल, और जो इसका हिस्सा यूट्रस में होता है उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है यूट्राइन साइकिल। अब ये दो पार्ट है इसके जो कि साइमल्टेनियसली टू डिफरेंट प्लेसेस पे ये प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है। ऑनसेट की बात करें तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मिनार्की का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसको कहा जाता है मिनार्की, और हमने प्रीवियसली ये बात डिस्कस की थी कि ये जिस वक्त प्यूबर्टी के टाइम पे पहली दफा मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसे कहा जाएगा। पीरियोडिसिटी साइक्लिक एक्टिविटी है तो यूजुअली 28 डेज तक, लेकिन ये प्रोलॉन्ग हो सकती है किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से अप टू 35 डेज। तो ये 28 डेज जो है वो एक नॉर्मल एक्टिविटी जब हो रही हो, जिस वक्त कोई अबनॉर्मेलिटी या प्रॉब्लम ना आए, तो फिर हम कहते हैं ये 28 डेज में, वरना ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। स्टेजेस देखिए या फेजेस भी इसी को कहा जाता है। इसके जो 4 फेजेस हैं, फॉलिकुलर फेज जिसमें फॉलिकल डेवलपमेंट होती है, ओव्यूलेशन जिसमें एग रिलीज होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, ल्यूटियल फेज जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ताकि प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन की जा सके, और मेंस्ट्रुएशन दैट इज एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि मेंस्ट्रुएशन कहलाता है, जो कि ब्लीडिंग की एक्टिविटी कंसीडर की जाती है। इसकी रेगुलेशन देखें जो कि हमारा बेसिक कंसर्न है, जो हमारे टाइटल में टॉपिक के टाइटल में शामिल है कि ये रेगुलेट कैसे किया जाता है। तो उसमें 4 हार्मोन जो हैं वो एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें एफएसएच है, एलएच है, एस्ट्रोजन है एंड प्रोजेस्टेरॉन।
ये एक सिक्वेंशियल इवेंट है जिसमें पहले एफएसएच का रोल है, उसके बाद एस्ट्रोजन का, फिर एलएच का और फिर प्रोजेस्टेरोन। ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। और लास्ट पे देखें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे मैंने यहां पे कहा कि इसकी पीरियोडिसिटी डिस्टर्ब हो सकती है, तो व्हाट इज द लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस? तो डिस्टर्बेंस के लिए कहा जाता है हार्मोनल फ्लक्चुएशन इसको डिस्टर्ब कर सकती हैं, मेल न्यूट्रिशन डिस्टर्ब कर सकती हैं, और स्ट्रेस जो कि हमारे जो है वो किसी किस्म की कोई परेशानी है, जैसे एग्जाम के डेज हैं या कोई ऐसी कंडीशन है। मेल न्यूट्रिशन भी, जैसे खास तौर पर डाइटिंग के तौर पर जो हम जिसमें मेल न्यूट्रिशन जो है वो कर बैठते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हार्मोनल मेल न्यूट्रिशन, अगर आप बैलेंस्ड डाइट इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। और इसी तरह से स्ट्रेस की वजह से भी ये हो सकता है। अगर आप अपने स्ट्रेस को कम करें, मायूसी की तरफ ना जाएं, तो अल्टीमेटली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नॉर्मल रहेगा। इसी फेजेस को फर्दर डिस्कस करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, तो फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आते हैं। फेजेस के केस में जैसे हमने प्रीवियस बोर्ड पे डिस्कस किया कि फेजेस 4 बुनियादी फेजेस हैं, जिसमें से फॉलिकुलर है, जिसको प्री ओव्यूलेटरी का नाम भी दिया जाता है, दैट इज प्री ओव्यूलेटरी। इसी के साथ दूसरा जो फेज है वो ओव्यूलेशन है। तीसरा ल्यूटियल या पोस्ट ओव्यूलेटरी भी कहा जाता है, और लास्ट पे मेंस्ट्रुअल फेज या इसी को मेंस्ट्रुएशन का नाम दिया जाता है। इनके साथ डेज बताए गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फॉलिकुलर फेज जो है वो 7th to 13th डे, एक्चुअली अगर हम 28 डेज का साइकिल कंसिडर करें जो कि एक नॉर्मल एक्टिविटी है, उस नॉर्मल ड्यूरेशन में 7th डे से 13th डे तक जो फेज होता है उसको कहा जाता है फॉलिकुलर फेज। जो ओव्यूलेशन है ये 14th डे पे है, लेकिन ये कंप्लीट डे एक्टिविटी नहीं है, ये तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन की एक्टिविटी है। फ्यू मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए फॉर द रिमूवल ऑफ द एग, लेकिन क्योंकि डे 14th पे होता है इसलिए हम इसको लिखते हैं 14th डे एक्टिविटी। ल्यूटियल फेज जो है ये 14th to 28th, इसको पोस्ट ओव्यूलेटरी या सेक्रेटरी फेज का नाम भी देते हैं। और लास्ट पे देखें तो मेंस्ट्रुअल फेज जो कि 1st से 7th डे तक चलता है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने अपने समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए जो स्कीम बनाते हैं उसमें फॉलिकुलर फेज से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन से। यहां पे एक और बात याद रखिए कि इस लेवल पे लिखने की वजह एक और भी है कि ये जो प्रोसेस है, जिस वक्त मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि मिनार्की है, उसमें मेंस्ट्रुअल फेज से या मेंस्ट्रुएशन से ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि कहां से स्टार्ट होगा? फॉलिकुलर से। तो अगर हम फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल या मिनार्की की बात करें तो फॉलिकुलर फेज सबसे पहले होगा, उसके बाद ओव्यूलेशन होगी, फिर ल्यूटियल और फिर मेंस्ट्रुअल फेज, यानी कि फर्स्ट फेज के अंदर मेंस्ट्रुएशन मिसिंग होगी, और नेक्स्ट जितने फेजेस चलेंगे उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्स्ट फेज कौन सा होगा? मेंस्ट्रुएशन। इसमें हमने ये जो तरतीब लिखी, इसमें हमने लिखा 1st to 7th डे। बुनियादी तौर पर अगर आप अपनी बुक की लाइन देखें तो उसमें लिखा गया कि मेंस्ट्रुएशन अकर फ्रॉम 3 to 7 डेज। नॉर्मली कम से कम जो मेंस्ट्रुएशन का ड्यूरेशन रहता है वो 3 दिन है, और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक हो सकता है। तो हमने 7 दिन को लिखा कि 7 डेज तक मेंस्ट्रुएशन हो सकती है। ये 4 दिन भी हो सकती है, 5 दिन भी हो सकती है, लेकिन जो कांस्टेंट रीजन रहता है दैट इज एक्चुअली पोस्ट ओव्यूलेटरी या सेक्रेटरी। तो इसके जो डेज हैं 14th डे से या 15th डे से 28 डे तक, जो 14 दिन का ये ड्यूरेशन है, ये कांस्टेंट रहता है, बाकी इसमें से वेरिएबल है। अगर इन फेजेस को हम मैकेनिज्म विद रेफरेंस टू द हार्मोन डिस्कस करें कि किस फेज पे कौन सा हार्मोन बढ़ता है, तो यहां पे इसको समझना बड़ा आसान है। 4 लाइनों में आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा,
और वो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा। नाम से वाज़ेह है कि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, प्राइमरी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर देता है कि वो डेवलप करना शुरू कर दें, ग्रो करना शुरू कर दें। अब जिस वक्त फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया तो एक से ज्यादा फॉलिकल्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट होती है, जो उनमें से बेहतरीन होता है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है और बाकी डीजनरेट हो जाते हैं। दैट डीजनरेशन इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो ऐसे फॉलिकल्स जो कि एक से कमतर थे उनको डीजनरेट कर दिया जाएगा, और जो गिवन फॉलिकल्स में से वन ऑफ द बेस्ट होगा उसको जो है कंसिडर कर लिया जाएगा, बाकी जो है डीजनरेट हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। एंड डीजनरेशन ऑफ रिमेनिंग फॉलिकल इज कॉल्ड फॉलिकुलर एट्रेसिया। अब जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बढ़ने की वजह से एस्ट्रोजन रिलीज होना शुरू हुआ, यानी कि एफएसएच जो है वो क्या काज करता है, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हुआ तो एस्ट्रोजन ने ही एफएसएच को कम करना शुरू कर दिया। अब यहां पे ये बात गौर कीजिए, एफएसएच ने एस्ट्रोजन को बढ़ाया था और एस्ट्रोजन ने बढ़ने के बाद एफएसएच को ही कम कर दिया। मतलब एफएसएच जो है एस्ट्रोजन के लिए पॉजिटिव फीडबैक कर रहा है कि जैसे जैसे एफएसएच बढ़ रहा है वैसे वैसे एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, और जिस वक्त एस्ट्रोजन बढ़ गया तो उसने एफएसएच को नेगेटिवली फीडबैक किया और उसको कम करना शुरू कर दिया। तो एस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से एफएसएच डिक्रीज हुआ। जैसे ही एफएसएच डिक्रीज होगा तो एलएच की सर्ज आएगी। सर्ज का मतलब होता है सडन राइज, अचानक से बढ़ेगा। और जैसे ही एलएच बढ़ा, एलएच है क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, यानी कि ल्यूटिनाइजेशन करेगा, मतलब ओव्यूलेशन करेगा और मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल को जो है रप्चर्ड फॉलिकल में या कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करेगा। तो ये एलएच जैसे ही राइज करेगा, इसकी सर्ज आएगी, इसका सडन लेवल इंक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली ओव्यूलेशन हो जाएगी। और फिर एलएच के इंक्रीज होने की वजह से रप्चर्ड फॉलिकल जो बना वो येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा एंड अल्टीमेटली नेम्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। इसी वजह से इसको ल्यूटिनाइजेशन कहा जाता है कि यहां पे ल्यूटिनाइजेशन हुई है, कॉर्पस ल्यूटियम बना है, और फिर इसी वजह से ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। अब कॉर्पस ल्यूटियम पहले मौजूद नहीं था, कॉर्पस ल्यूटियम बना और एंडोक्राइन एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। इसका मतलब यह हुआ कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एक टेम्परेरी ग्लैंड है, कंटिन्यूसली मौजूद नहीं रहता, सिर्फ मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इसके फौरन बाद बनता है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए ओव्यूलेशन के बाद तो कंटिन्यूस रहेगा टिल प्रेगनेंसी, और अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ओव्यूलेशन के बाद कुछ दिनों तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा एंड देन इट विल बी डिजेनरेटेड। अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए तो उसके बावजूद वो एक खास ड्यूरेशन तक रहा, यानी कि परमानेंटली बॉडी में नहीं रहा, इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एक टेम्परेरी ग्लैंड है। इसके साथ साथ कोई और ऐसा ग्लैंड है जो कि टेम्परेरी है, तो इसका आंसर है यस। बल्कि फीमेल की बॉडी में प्लेसेंटा जो बनता है दैट इज आल्सो अ टेम्परेरी ग्लैंड, जो कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन होती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, उससे भी प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉर्पस ल्यूटियम भी प्रोजेस्टेरॉन करता है, सिक्रीट करता है, और दूसरे नंबर पे जो प्लेसेंटा है वो भी प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। अगर यहां पे हमसे पूछा जाए कि प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कौन है, तो प्राइमरी सोर्स कॉर्पस ल्यूटियम है, क्योंकि इससे प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस हुआ था और प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हुई थी और फिर प्लेसेंटा बना था। इसका मतलब यह हुआ कि प्लेसेंटा इसकी वजह से बन रहा है, ये उसकी वजह से नहीं बन रहा। अब ये जो मैंने एक स्कीम शो की, एक मैकेनिज्म में चारों हार्मोन की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की,
इसी को डिटेल देखने के लिए, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दो हिस्से हैं, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अब यहां पे ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल, जैसे मैंने स्टार्ट में मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट में ये डिस्कस किया था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो दो मेजर साइट्स पे होता है और उन साइट्स की बुनियाद पर इसको नाम दिया जाता है ओवेरियन एंड यूट्राइन साइकिल। जो ओवरी के रीजन में होगा उसे कहा जाएगा ओवेरियन साइकिल, और जो यूट्रस की वॉल पे होगा उसे नाम दिया जाएगा यूट्राइन साइकिल। अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें तो हमने ये नीचे नंबर लिखा जो कि डेट है, 1st, 3rd, 7th, 14th, 21st, 27th, यानी कि 28 डेज तक। इसी तरह से यहां पे भी और यहां पे भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअली एक ड्यूरेशन शो की गई है उस मंथली एक्टिविटी की कि उसमें प्लाज्मा हार्मोनल कंसंट्रेशन क्या होगी, इसी तरह से फॉलिकल की डेवलपमेंट कैसी हो रही होगी, यानी कि जैसे जैसे हार्मोन ब्लड प्लाज्मा में बढ़ते हैं तो फॉलिकल की कंडीशन क्या होगी, और इसी तरह से जो ये हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ते हैं तो अल्टीमेटली यूट्रस की वॉल की कंडीशन क्या होगी, इसको इस डायग्राम में, स्कीमेटिक डायग्राम में शो किया। अगर इसको नोट करें आप, तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करता है गोनाडोट्रोपिन्स, जिसमें से दो हैं LH एंड FSH। अब स्टार्ट में देखिए कि FSH जिस वक्त रिलीज होगा तो FSH ने फॉलिकल को क्या करना है, स्टिमुलेट करना है ताकि डेवलपमेंट हो। जैसे जैसे FSH बढ़ता जा रहा है फॉलिकल की डेवलपमेंट होती जा रही है, और फॉलिकल की डेवलपमेंट, एस्ट्रोजन जो है वो जब इंक्रीज हुआ तो उसके साथ साथ प्रोजेस्टेरोन भी इंक्रीज कर रहा है और एस्ट्रोजन भी इंक्रीज कर रहा है। जिस वक्त FSH इंक्रीज किया है तो FSH इंक्रीज करने की वजह से एस्ट्रोजन भी इंक्रीज कर रहा है। अब हमने ये बात की थी कि जिस वक्त एस्ट्रोजन का लेवल राइज होगा तो वो FSH को क्या करना शुरू कर देगा, कम करना शुरू कर देगा। तो देखिए FSH कम होना शुरू हो गया, तो एस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है और FSH कम होना शुरू हो गया। LH की बात करें तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो LH की सर्ज आएगी। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द 14th डे। 14th डे पे देखिए तो FSH का लेवल भी राइज है लेकिन LH की सर्ज आई है, और अचानक से बढ़ने की वजह से यहां पे ओवरी में देखिए तो ओव्यूलेशन हो गई। जो ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल बना था, प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है, टर्शियरी, फिर ग्राफियन और मैच्योर फॉलिकल बन जाता है, उस फॉलिकल की ओव्यूलेशन हुई, एग रिलीज हो गया, और जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर रह गया था दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो ओव्यूलेशन, अब इससे पहले वाले हिस्से में देखिए ओवेरियन साइकिल में ओव्यूलेशन से पहले जो स्टेज से उसको कहा गया फॉलिकुलर या प्री ओव्यूलेटरी। इसी बात को कंपैरिजन में देखिए कि ओव्यूलेशन से पहले जिस हिस्से को हम ओवरी में फॉलिकुलर कह रहे हैं वो यूट्रस में प्रोलिफरेटिव है, प्रोलिफरेशन हो रही है, मतलब जो वॉल ऑफ द यूट्राइन है, एंडोमेट्रियम, इनर वॉल ऑफ यूट्राइन, वो प्रोलिफरेट कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता थिक हो रही है और वास्कुलराइज हो रही है। ओव्यूलेशन के बाद वाला हिस्सा देखिए ल्यूटियल फेज, इसको हम पोस्ट ओव्यूलेटरी भी कहते हैं, और इन केस ऑफ यूट्राइन वॉल उसको स्क्रीटरी फेज का नाम दिया जाता है। तो एक्चुअली हमें कंपैरिजन में यह याद रखना होगा कि फॉलिकुलर फेज को प्री ओव्यूलेटरी भी कहा जा सकता है, इसी को प्रोलिफरेटिव भी कहा जाता है। उसके मुकाबले में जब ल्यूटियल फेज कहते हैं तो ये पोस्ट ओव्यूलेटरी भी होता है और इसी को स्क्रीटरी का नाम भी दिया जाता है। इस केस में जिस वक्त प्रोजेस्टेरोन, अब ये जो ब्लैकिश लाइन आप देख रहे हैं, जिस वक्त एस्ट्रोजन बढ़ रहा था तो एस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ना शुरू हुआ आफ्टर द सर्ज ऑफ LH, और LH की सर्ज के बाद प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होना शुरू हो गया। यहां पे हम ये बात जानते हैं कि एस्ट्रोजन का काम क्या था, दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिकनिंग एंड वास्कुलराइजेशन। ये स्टिमुलेट करता था यूट्राइन वॉल को ताकि वो थिक और वास्कुलराइज हो।
इसने स्टिमुलेट किया और प्रोजेस्टेरॉन ने क्या किया, मेंटेन किया। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डिफरेंशिएट किया जाता है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन या इनिशिएशन ऑफ थिकनेस एंड वास्कुलराइजेशन। तो जो यूट्राइन वॉल है एंडोमेट्रियम, वो थिक होती जा रही है और उसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रही है, और जैसे प्रोजेस्टेरॉन आया तो ये मेंटेन होना शुरू होगी। मेंटेन रहेगी कब तक, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ये कंटिन्यूस रहेगी। फर्टिलाइजेशन हो गई, प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो गई और इंप्लांटेशन का प्रोसेस हो गया तो ये थिकनेस कंटिन्यूस रहेगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो अल्टीमेटली कॉर्पस ल्यूटियम क्या होना शुरू हो जाएगा, डीजेनरेट, और वो बन जाएगा वाइटिश स्ट्रक्चर जो कि नॉन ग्लैंडुलर हो जाएगा, जिसको नाम दिया जाएगा कॉर्पस एल्बिकैन। अब जैसे ही ये स्ट्रक्चर डीजेनरेट हुआ तो इसी से प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस हो रहा था, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी कम होना शुरू हुआ। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ तो ये जो वॉल थिक हुई थी ये यहां से अब रप्चर होना शुरू हो जाएगी। अब इस एरिया से जैसे ही रप्चर होगी तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब एंड पर जाके मेंस्ट्रुएशन यानी कि ब्लीडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस सारे प्रोसेस में हमने एक्चुअली हार्मोन्स का जो मैकेनिज्म है उसको देखा कि कौन सा हार्मोन किस हार्मोन को बढ़ाता है या कम करता है। इसको हम विद रेफरेंस टू फीडबैक मैकेनिज्म भी याद रख सकते हैं कि जब एफएसएच का लेवल बढ़ा तो एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज होगा, और जिस वक्त एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा तो उसने एफएसएच के लेवल को कम कर दिया। जैसे ही एफएसएच का लेवल कम हुआ तो एलएच का लेवल राइज होना शुरू हो गया। सर्ज इन एलएच दैट विल इंड्यूस ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ द ओवम, और एलएच की सर्ज के बाद क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल राइज करना शुरू कर देगा। इस सारे प्रोसेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज था, ये इवेंट था, दैट वाज ओव्यूलेशन, दैट इज रिलीज ऑफ एग एट 14th डे। तो ये जो डे है, इस डे को प्रेगनेंसी के लिए या कंसीव करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे कंसिडर किया जाता है। अगर हम इससे जो ये ओवरी के अंदर हिस्सा हुआ था, इसमें जो ओवम रिलीज हुआ, इसके स्ट्रक्चर को देखें तो नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर हमने स्ट्रक्चर को बनाया। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, ओवम का स्ट्रक्चर जो है वो यहां पे ड्रॉ किया गया। ओवम जो है ओव्यूलेशन के टाइम पे एट 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल से, उसको ओवम का नाम दिया जाता है, और रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचता है रप्चर्ड फॉलिकल। इसका स्ट्रक्चर हमारी बुक में बनाया गया है, लेकिन टेक्स्ट बुक में इसका एज सच जिक्र नहीं है। वहां पे ओवम का और सेकेंडरी ओसाइट का जिक्र जरूर है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर की बात नहीं की गई। लेकिन डायग्राम में क्योंकि मौजूद है तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पे जिस बात को जिक्र करना है वो इसकी लेबलिंग है, दैट इज जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। ये दो स्ट्रक्चर जो हैं वो लेबलिंग में दिए गए। अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो सेकेंडरी ओसाइट है उसके बाहर जो तरतीब है, सीक्वेंस है जोना पेलुसिडा का और कोरोना रेडिएटा का, वो क्या है। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है, साइटोप्लाज्म, और आउटर कवरिंग जो है ये सेल मेम्ब्रेन शो की गई, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे जो स्ट्रक्चर मौजूद है दैट इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं जोना पेलुसिडा इज आउटर टू सेल मेम्ब्रेन और इनर टू कोरोना रेडिएटा। ये बात फिर से दोहराता हूं, जोना पेलुसिडा इज आउटर टू सेल मेम्ब्रेन एंड इनर टू कोरोना रेडिएटा, और कोरोना रेडिएटा एक आउटर मोस्ट थिक लेयर होती है, जिसके मुकाबले में जोना पेलुसिडा जो है वो इनर किसके, कोरोना रेडिएटा के, लेकिन आउटर किसके है, सेल मेम्ब्रेन के। तो रेफरेंस जो है वो आपको कीवर्ड के तौर पर याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन के पूछा जाएगा तो आउटर होगी जोना पेलुसिडा, और अगर कोरोना रेडिएटा का पूछा जाएगा तो उसके इनर होगी। तो इस स्ट्रक्चर में हमने
ओवम का जो डायग्राम में लेबलिंग जोना पैलिसिडा और क्रोनाइडेटा दी गई हैं उसको डिस्कस किया। अगर हम अपना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बाद देखें तो ऑयस्ट्रस साइकिल भी एक येलो बॉक्स दिया गया है जिसको हम कंपैरिजन में ला सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑयस्ट्रस साइकिल में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक एक्टिविटी थी जो कि मंथली एक्टिविटी थी। ये एक्टिविटी जो है इसको हम सीजनल एक्टिविटी कहते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव साइकिल ही है। एक तो डिफरेंस ये है कि वो मंथली थी, ये सीजनल है, एक पर्टिकुलर सीजन में होती है। ये फीमेल्स में होती है, मैमल्स में एक्सेप्ट ह्यूमन फीमेल्स, ठीक है, दैट इज इन ऑल फीमेल्स एक्सेप्ट ह्यूमन फीमेल्स। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ ह्यूमन फीमेल में और जो अदर मैमल्स की फीमेल्स हैं उनके केस में ये ऑयस्ट्रस साइकिल देखा जाता है। ऑयस्ट्रस साइकिल का जो मैकेनिज्म है वो क्या है कि इसमें एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन की जाती है जो कि प्रिपेयर करता है यूट्रस को फॉर कंसेप्शन। यूट्रस की वॉल जो है कंसीव करने के लिए उसकी जो प्रिपरेशन है वो किस वजह से होती है, एस्ट्रोजन की वजह से। और जो एक और यूनिक पॉइंट है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो सेपरेट करता है, डिफरेंशिएट करता है ऑयस्ट्रस साइकिल से, दैट इज दे शो द डिजायर फॉर मेटिंग। ह्यूमन फीमेल में ऐसा नहीं होता। अदर देन ह्यूमन फीमेल में जो मैमल्स हैं उनके केस में डिजायर शो होती है फॉर मेटिंग और वही एक्चुअली सीजन होता है। और इसी के लिए हमारी बुक में एक वर्ड लिखा गया कि द फीमेल इज सेड टू बी ऑन हीट। जिस वक्त वो डिजायर शो करती है तो दैट इज ऑन हीट, जिसकी वजह से एक स्टिमुलस गेन करके मेल जो है वो मेटिंग के लिए काम करता है। इसी को हम फिजिकल स्टिमुलस का नाम भी देते हैं। एंड पे हम अपने ग्लॉसरी के कुछ टर्म्स को यूज करते हैं जो कि बुक में भी, टेक्स्ट में भी लिखा गया है कुछ हिस्सा इसमें से, लेकिन वर्डिंग चेंज है। तो जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये बात करते हैं कि ग्लॉसरी की टर्म्स जो हैं उसका जब हमें क्वेश्चन आता है तो हम स्टेटमेंट को देख के समझ नहीं पाते कि ये लाइन हमारी टेक्स्ट बुक में कहीं मौजूद थी कि नहीं। जैसे शुरू में पहला देखें, एन आइसोगैमीट्स का वर्ड इस्तेमाल किया, लफ्ज से वाजे है। एन का मतलब होता है विदाउट, आइसो का मतलब सेम। तो सेम को जब हम विदाउट करेंगे तो ये ऑपोजिट हो जाएगा ना। आइसो का मतलब होता है सेम, एन आइसो का मतलब हो जाएगा ऑपोजिट। तो जब ऑपोजिट गैमीट बने तो हम कहते हैं गैमीट्स ऑफ अनइक्वल साइज बाय सिंगल स्पीशीज। तो ह्यूमन के केस में आप देखिए तो दो साइजेस के गैमीट बनते हैं ना, स्पर्म स्मॉलर इन साइज होता है, एग लार्जर। इनकी शेप, इनका स्ट्रक्चर, नेचर सब कुछ डिफरेंट होता है, इसी वजह से इनको एनाइसोगैमीट्स कहा जाता है। ये टेक्स्ट में नहीं लिखा गया लेकिन ग्लॉसरी में ये टर्म मौजूद है। इसी तरह से प्लेसेंटा, ये बुक की डायग्राम में तो दी गई है लेकिन इसको इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया। वहां पे कहा गया दैट इज द ऑर्गन विच कनेक्ट द डेवलपिंग फीटस विद मैटरनल टिश्यू सराउंडिंग बाय मैटरनल टिश्यू। अब मैटरनल टिश्यू से सराउंड किया होता है डेवलपिंग फीटस और उसको नाम दिया जाता है प्लेसेंटा। ये बुनियादी तौर पर रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन है कि यहां से मदर से फीटस की तरफ न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है और फीटस से कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट को ट्रांसफर किया जाता है टुवर्ड्स द मदर। तो फीटस से मदर की तरफ और मदर से फीटस की तरफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है इसके जरिए हो रहा होता है। तीसरी जो टर्म है दैट इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम हमने पढ़ा है दैट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्राइन वॉल। तीन लेयर्स हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है वेरिएबल थिकनेस रखती है, जिसकी थिकनेस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कम या ज्यादा होती रहती है। लेकिन मायोमेट्रियम दैट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस और पेरीमेट्रियम जो है वो थिनेस्ट लेयर कंसीडर की जाएगी। यहां पे जो बात की गई वो एक और अंदाज में कही गई दैट इज न्यूट्रिटिव इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। एक्चुअली जो एंडोमेट्रियम है दैट इज रिसेप्टिव फॉर द डेवलपिंग फीटस, वहां पे इंप्लांटेशन होना होती है तो ये न्यूट्रिशन भी सप्लाई करती है, जिस वजह से हम इसको नाम देते हैं न्यूट्रिटिव लेयर। तो ये थिक लेयर भी है, इसी को स्पॉन्जी लेयर भी कहा जाता है। ये हाईली स्पॉन्जी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वास्कुलराइजेशन। तो स्पॉन्जी लेयर कह लें, इनर मोस्ट लेयर कह लें या न्यूट्रिटिव लेयर कह लें, तो तीनों प्रॉपर्टीज किसकी हैं?
एंडोमेट्रियम की। नेक्स्ट एक टर्म देखिए सर्टोलाई सेल्स। सर्टोलाई सेल्स को स्पर्मेटोब्लास्ट का नाम भी दिया गया। स्पर्मेटोब्लास्ट का लफ्जी मतलब क्या होगा? स्पर्म फॉर्मिंग सेल। तो सर्टोलाई सेल नर्सिंग सेल्स होते हैं, नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन करते हैं, और इन्हीं को स्पर्मेटोब्लास्ट भी कहा जाता है। ये एनलार्ज लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम सेल्स हैं, एनलार्ज लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल सेल्स कनेक्टेड विद ग्रुप ऑफ स्पर्मेटोजोआ। यानी कि जो इनर पार्ट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, उसमें जो लार्जर सेल्स होते हैं वो सर्टोलाई सेल्स हैं, और उसके साथ छोटे छोटे सेल जो हैं स्पर्मेटोगोनिया की सूरत में, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के जरिए स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। और लास्ट हम देखिए सोमैटिक सेल। जार्म सेल की बात हमने पहले की थी, जो कि गमीट बनाने के लिए करते हैं। उसके ऑपोजिट सेल जो होते हैं वो सोमैटिक सेल हैं। एनी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट दैट डेस्टिन्ड, जिसकी डेस्टिनी जो है, किस्मत डिसाइडेड हो कि उसने जर्म बनाना है, जर्म सेल बनाना है, तो उसको जो गमीट बनाना है जिस सेल ने, उसको हम सोमैटिक नहीं कहेंगे, उसको जर्म सेल कहेंगे। और ऐसा सेल जो कि गमीट ना बनाए उसे नाम दिया जाता है सोमैटिक। सोमैटिक में सोमा का लफ्जी मतलब ही बॉडी होता है। जो बॉडी के रिमेनिंग सेल्स बनाएगा, जो गमीट नहीं बना रहे, उनको नाम दिया जाएगा सोमैटिक सेल। जी तो स्टूडेंट्स, यहां पे आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।